हाँ, तो आज की क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन एक मिड में रह गया था और आपके एक दो डाउट है मैं भी ले लूँगा। जो आर्टिकल, एक तो ये आपके डाउट था कि आर्टिकल 13 वाली बात और आर्टिकल 137 वाली बात एक ही है क्या, अभी बात करूँगा उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित दो सूचियों को सुमेलित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ईमानदारी से खुद करना भी, ठीक है, फिर मेरे आंसर पे जाना। पहले आप खुद कर सकते हो, मेरे वीडियो को पॉज करके कर लो भले ही। मैच द फॉलोइंग, इसमें ये बताना, क्योंकि ये अगर आपने सही कर दिया ना तो इसका मतलब ये कि अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो खैर अभी इतना बड़ा कोर्स में है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज अपने कर लिया उसका, इसको आपको आंसर देना आ जाना चाहिए। जैसे कि बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा, पूरी बात समझना। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हियर्ड बाय। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर वो क्वेश्चन था और यहाँ पर मैंने एग्जांपल यहाँ का ही वो क्वेश्चन था बोर्ड पे और मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे थे कि स्टेट के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, याद है ना, शॉर्ट में एस है ना, राज्यों के बीच में विवाद हो, चाहे राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद हो, तो हमेशा उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है, सोच लिया आपने, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट में होती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो इस फर्स्ट को मिलाएंगे आप 5 नंबर से, ठीक है। के को किससे मिलाओगे, 5 से, तो के का आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 का हो गया आपका आंसर ए, समझ गए, ए हो जाएगा इसका। सेकंड है जो है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू, हरियाणा जो राज्य है उसके जिला न्यायालय के, अगर आपको निर्णय, ध्यान से समझना, जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करनी है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने कोई फैसला सुना दिया, ठीक है, फैसला सुना दिया, अब आपको वो फैसला ठीक नहीं लग रहा, आप उसको अपील करना चाहते हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो नीचे वाले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट से ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, हाई कोर्ट, वेरी गुड, उच्च न्यायालय में जाएगा, यानी कि हाँ फर्स्ट उच्च न्यायालय में चल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, वेरी इजी है ना, यानी कि जो अपील कर सकते हैं अपन कहाँ कर देंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कर देंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा बी, समझ जाना आप। सेकंड, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका, जिस देश में एकल संविधान होता है, ठीक है, जिस देश में एकल संविधान होता है वहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका होती है, मतलब एक ही न्यायपालिका होती है, ठीक है, ऐसा मान लो। यानी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी किसके अंदर होगी, जहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तो सी में हो जाएगा, ऐसा मान लो कि 6 नंबर में सी हो जाएगा, ठीक, या फिर इधर से देखें अपन तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, बस यहीं से शुरुआत है। यहाँ पर क्या होता, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देना, यानी कि डिक्लेयरिंग ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हालांकि ये पावर किसके पास में है, ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी कानून को असंवैधानिक घोषित थोड़ी कर देगा। बहुत ज़रूरी है समझना, देखो होता क्या है, आंसर सब जगह मिल जाएंगे, तरह तरह के लोग आपको पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन लगा के यूँ घुमा देते हैं उंगली फटाफट, बात वो नहीं है, इतना ईजी ऐसा थोड़ी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। किसी स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, वो तो फिर बुक यहाँ पर पूरी PDF लगा लिया, आपको स्क्रीन मार्च दी, तो स्क्रीन मार्चने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ें होती है समझने वाली, ताकि डाउट क्लियर हो, ज़िंदगी में ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सको। रट के कितना दिन याद कर लोगे, क्वेश्चन को मामूली से घुमा देगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे अगर रट लोगे तो। और यही चीज़ अगर समझ के दिमाग में फिट कर ली, बस एक तरीके से साइकोलॉजी जो होती है उसको पूरा सेट करना है। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, न्यायिक पुनर्वलोकन करेगा। जो आर्टिकल 137 में आपको जो डाउट था ना, सभी कमेंट कर रहे थे 137 और 13 में क्या फ़र्क है, वो अब क्लियर हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को ऐसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर देगा, क्या करेगा, पहले उसका रिव्यू करेगा। क्या करेगा, रिव्यू करेगा, मतलब उसकी न्यायिक पुनर्वलोकन करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, उसकी पहले जांच करेगा इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो 137 कहता है कि रिव्यू करना, ठीक, और 13 क्या कह देता है कि रिव्यू तो कर चुके आप। 13 कहता है कि आपके पास पावर है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसको असंवैधानिक घोषित कर दो, ठीक है ना, ये दोनों में फ़र्क है, समझ गए, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक टीचर होता है, आपकी नोट जो एग्ज़ाम की शीट होती है वो एक टीचर तो चेक करता है, ठीक है, वो चाहे मेल फीमेल कोई से भी हो, टीचर चेक करता है, या करते हैं, करती हैं या करते हैं। तो टीचर जब चेक करेंगे तो उनके पास एक पावर है, क्या पावर है, कि अगर स्टूडेंट ने नोटबुक में कुछ गलत लिखा है तो मार्क्स काट सकते हैं आप, और अगर प्रॉपर आंसर दिया तो फुल मार्क्स दे दीजिए, ये उनके पास पावर है। लेकिन उससे पहले क्या करना है,
पहले उस कॉपी को देखना है। वो देखने वाली बात, जांचने वाली बात 137 में, और फिर देख लिया कि साहब हाँ देख लिया, कितना ठीक लगा, स्टेक जो भी लगा लग गया। अब एक पावर और है आपके पास, वो आर्टिकल 13 देता है कि अब आप इनको मार्क्स दे सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी लिखा है। समझ गया ना, बस वही है। तो किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देना, ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले सर्वोच्च न्यायालय से बेटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा नंबर 2 परामर्श संबंधी, सॉरी ये नीचे वाला क्या लिख दिया मैंने, ये न्यायिक वाला होगा, 3rd होगा भाई, 2nd नहीं सॉरी 3rd होगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ठीक है, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। वो थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन सही है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। तो जुडिशियल रिव्यू इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, है ना शानदार। हालांकि ऑप्शन 6 थे, आंसर तो 4 के देने थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई थिंक सबके ये ठीक हुआ होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और समझने वाले क्वेश्चन। मैं छोड़ता नहीं, एक लाइन नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मतलब आप, हर चीज़ क्वेश्चन बनाऊंगा जितने बन सकते हैं। भारत की न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किन विधियों से करती है? कोई आपसे ये पूछे कि बाय वोट मेथड डज द जुडिशरी ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि किसी व्यक्ति का आप ये कैसे कह सकते हो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय, और हम सबकी रक्षा करता है ना। वो रक्षा किस हिसाब से करता है? कोई 2 बातें बताओ, आपसे भी तो पूछ सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, कि संविधान ऐसी 2 विधियों का वर्णन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधिकारियों की रक्षा कर सकता है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 ways इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। कौन कौन सी? नंबर 1, अपने सुप्रीम कोर्ट के पास में 5 रिट है, हाई कोर्ट के पास में भी 5 रिट है ना, 5 तरह की रिट है। रिट का मतलब आदेश जारी कर सकता है। तो ये अनेक रिट, 1-2 का नाम लिख देना, चाहो तो 5 या तो 5 लिख देना। ये है अनेक रिट, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हैबिस कार्पस, मैंडमस एक्सेट्रा। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी इंसान का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, किसी का मौलिक अधिकार का वॉयलेशन हुआ है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर कह देगा कि नो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये किसका मामला है? फंडामेंटल राइट्स का मामला है, मौलिक अधिकार का मामला है। 32 ने ऐसी ताकत सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। तो इससे हमारे बचाव हो गया ना। पूछा क्या है कि कैसे हेल्प करता है, तो एक तो ऐसे कर लेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय, और दूसरा उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। यानी कि वो कहता है 226, यानी कि ये की सेम टू सेम पावर, कौन सी? रिट जारी करने की, ठीक है। द हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स, आर्टिकल 226, ठीक है। और नेक्स्ट एक तो ये बता दिया अपने, उसने कोई 2 मेथड बता देते हैं, एक विधि तो ये बता दी। सेकंड मेथड, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक, ये तो रट गया होगा क्योंकि बहुत बार आपने कमेंट भी पूछ लिया, तो गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। बताता हूँ कैसे, कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। आर्टिकल 13 ये कहता है, जैसे कि सरकार कोई बिल लेके आ गई, अभी बिल लेके आई सपोज किसानों वाला, किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और किसानों को ऐसा लगा कि जैसे हमारा नुकसान होगा इसमें, ठीक है। हालांकि उसकी तह में जाते स्टडी करते तो हो सकता है कुछ बेनिफिट्स भी हो, लेकिन किसानों को ऐसा लगा कि नहीं ये जो बिल है ये सही नहीं है, ठीक है, और इसको सरकार को वापस लेना ही चाहिए, ठीक है। और ये बहुत सारी बातें, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो ठीक थी, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं था। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा ही कोई एक बिल आ जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करता हो, ठीक है, मौलिक अधिकार, जैसे कि कह दिया कि आज के बाद जो 30 साल के बाद या 40 साल की जिसकी एज होगी, 40 साल वाला पढ़ ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो पढ़ नहीं सकता, कहीं पर भी स्कूल में नहीं जा सकता, आज के बाद बैन है, 40 साल के ऊपर वाले नहीं जा सकते। अगर ऐसा कह दे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। सो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं, ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई का कोई एज होती है क्या? तो उस बिल को पास नहीं होने देगा, तुरंत उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा। पहले जांच कर लेगा 137 से और आर्टिकल 13 से उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा, ठीक है। तो बेहद आसान है। और अब लेते हैं अपने क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, कोई 2 विधियाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करता है, ऐसे 2 मेथड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन 2 अपन ने दिए हैं जो अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस। व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू, अब आपको पता चलेगा जुडिशियल रिव्यू वगैरह क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नंबर 1, सेकंड रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर 2, और ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 3 क्वेश्चन इसके अंदर है।
भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ है, उसकी क्या भूमिका है और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के महत्व क्या है। तीनों क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं बड़े स्कूल से मैंने एग्जाम के अंदर, या तो वैसे उस हिसाब से करा देता हूँ, या फिर आपके हो सकता है अलग अलग तीनों पूछ ले, तो अपन को तो ओवरऑल 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है 2-2 नंबर में तैयारी हो जाएगी, तो कैसा भी आ जाओ अपन लिख लेंगे। ठीक है, एक साथ आए तो भी लिखना आना चाहिए, और इसी में से 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए, 3 क्वेश्चन बन गए तो भी आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक तीर, 3 निशाने। ठीक है, हाँ अब देखो जुडिशियल रिव्यू की क्या क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, है ना, यानी कि क्या क्या इसका मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या भूमिका और क्या महत्व है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर देखो, इसका न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है। पहली बात तो ये भी अलग से 2 नंबर में आ सकता है, ये अलग से 2 या 3 नंबर में आ सकता है, ये भी 3 नंबर में आ सकता है, डिफरेंट अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या फिर एक साथ, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखो इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है, और वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे न्यायालय उन्हें गैर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अपन पढ़ चुके हैं चीज़, बस इसका मीनिंग यही है। मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट्स भी हो सकते हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि न्यायालय के अंदर, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितना भी कोर्ट है सारे आ जाते हैं। ठीक है, टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution, such a law declared as unconstitutional and इसे बोल सकते हैं inapplicable। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये शब्द लिखा हुआ नहीं है न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, यानी कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जानबूझ के मैंने लिखा है क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकता है, क्या पता येस और नो में कोई क्वेश्चन पूछ ले या ट्रू फॉल्स का पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान रखना, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं पर भी मतलब कि नहीं है। ठीक है, संविधान में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर अगर संविधान में इसका नाम ही नहीं तो फिर कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान में इस नाम से नहीं है लेकिन दूसरे नाम से, क्योंकि देखो ये तो 1979 के बाद में अपन ने इसको काम करना शुरू किया, तो ज़रूरी नहीं है, खूब सारी बातें ऐसी होती है जो अपन दूसरे अप्रोच से उसको देखते हैं। लेकिन संविधान में खूब सारे ऐसे एज इट इज़ वर्ड नहीं होते, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये एक तरीके से क्योंकि ये जुडिशरी का पार्ट है, न्यायालय के अंदर आता है, इसलिए अपन इसको जुडिशरी की तरफ से देखते हैं। समझ गए? बस अब इसकी भूमिका क्या है, इसकी जुडिशियल रिव्यू की क्या मतलब, कुछ इसका कोई मतलब है या नहीं, कुछ बेनिफिट है या नहीं। तो ये है कि अगर अपने फंडामेंटल राइट्स की अगर कोई भी अपोज करेगा, यानी मूल अधिकारों में कोई विपरीत अगर जाएगा, विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को खत्म कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। सबसे मेन क्या अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और उसके खिलाफ अगर कुछ भी होना तो तुरंत इतनी जुडिशियल रिव्यू कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी उसकी जांच कर लेगा, तुरंत रेस्ट कर देगा अगर ऐसा है तो। सेकंड भूमिका क्या है कि संघीय संबंधों के संघीय संबंध मतलब केंद्र सरकार से रिलेशन जो होते हैं स्टेट के, संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि द केस ऑफ फेडरल रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द रिव्यू पावर्स इफ ए लॉ इज अच्छा पावर्स, उसके बाद मैं पूरा पढ़ देता हूँ। इफ ए लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द रिव्यू पावर्स एक्सटेंड्स टू द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑल्सो। जैसे कि बहुत से ऐसा होता है, केंद्र सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे ऐसे अधिकार या राइट्स होती है जो अपना दादागिरी चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को फुल पावर फुल फ्रीडम नहीं देता, तो फिर क्या करता है कि न्यायालय उसमें इंटरफेयर करेगा। फिर जुडिशरी जो है ना वो इंटरफेयर करेगी और वो कहेगी नहीं, आपको बताया ना कि संघ सरकार इनकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट, उसके बीच में रिलेशन की कुछ बातें बताएगा कि देखो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके रिलेशन की बातें हैं, तो आपको ये राइट इसको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो फिर जो विधानसभा होती है ना भाई, स्टेट के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है, तो राज्यों के अंदर जो विधानसभा है यानी कि जो लेजिस्लेचर काउंसिल है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो बिल पास करवा सकता है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार पावर नहीं दे रही तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहाँ पर काम कर लो। ठीक है, यानी कि ऐसा करके वे किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध हो अगर हैं तो रोकता है। ठीक है, बट बंटवारे का मतलब जैसे खूब सारी पावर स्टेट को होती है, खूब सारी पावर देश को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, अगर वैसा तो उसको रोक देगा, अगर नहीं है तो। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना,
न्यायिक जो पुनर्वलोकन की शक्ति है और राज्यों की जो विधायिका है, मैंने आपको भी बता ही दिया कि वहाँ पर भी लागू होती है। अगर जैसे स्टेट के अंदर है, राज्य के अंदर होती है विधायिका, लेजिस्लेचर होता है, यहाँ का विधानसभा मान लो जैसे ना, अगर वो भी नीचे जो जैसे एमएलए हो गए, नीचे प्रधान हो गए, वहाँ पर अगर नीचे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पावर का, जैसे किस भाई राज्यों में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं, जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट। और अगर स्टेट सरकार जो है, स्टेट जो राज्य सरकार है, राज्य गवर्नमेंट है, वो अगर डिस्ट्रिक्ट को सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख रही है, या फिर सब जिलों को, जैसे राजस्थान की बात करूँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, अगर 33 जिलों के में सही से काम नहीं करे, किस जिले को तो ज़्यादा मतलब कि विकास डेवलपमेंट करवा दिया, किसी का नहीं करवाया, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह लागू है, कोर्ट वहाँ पर भी इंटरफेयर कर सकता है। फिर तीसरा, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल, उसका क्या कर सकता है, उसका परीक्षण का मतलब उसकी जांच भी कर सकता है। ये भी बड़ी पावर है, चेक कर सकता है कि क्या क्या इन्होंने फैसला दिया, क्या क्या नियम कायदे बनाए, देखता हूँ कहीं फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है, तो इन दिस सेंस द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर ऑफ रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत ईजी है, ये हमारे जुडिशियल रिव्यू की भूमिका है, उसका योगदान है। ठीक है, अब है महत्व है। ठीक है, इसका क्या महत्व है? महत्व का मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ाई की, अब इसका क्या महत्व है? महत्व है कि जब आप आगे सक्सेस हुए, कोई जॉब लगी आपकी या फिर कोई बिजनेस करा, जो भी करा आपने, उसमें अगर आप सक्सेस हुए तब आपके स्टडी का कुछ मतलब है। आप बिल्कुल घर पे ठाले आके बैठ गए तो फिर आपकी पढ़ाई करने का कोई मतलब औचित्य ही नहीं रह जाता। वही वाली चीज़ है कि इतनी सारी जो उसके पास में पावर है, उसका महत्व है क्या, कुछ उसका इंपॉर्टेंस है क्या? तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। पहला महत्व क्या है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। आपको सबको पता है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें केंद्र और राज्यों को संविधान द्वारा विभाजित किया गया है ना भाई। हमारा जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द सेंटर एंड स्टेट्स आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा ही डिवाइड किया हुआ है कि राज्य सरकार के पास में ये पावर है, स्टेट सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, सॉरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है। ठीक है, सब डिवाइडेशन है, मैं पहले बता चुका आपको। लेकिन यदि केंद्र और राज्य अपने क्षेत्रों, विषयों की सीमाओं का उल्लंघन करे, ठीक है, राज्य और स्टेट या फिर केंद्र, तो वहाँ वो उनकी कुछ क्षेत्र सीमाएं होती है भाई। जैसे कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टेट की पुलिस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो राज्य सरकार की पुलिस है, वो जब जितनी चाहिए वैकेंसी निकाल सकती है, जितनी चाहिए पुलिस को भर्ती कर सकती है, वो सैलरी देगा, आपको उससे क्या मतलब। फिर भी अगर वो इंटरफेयर करता है या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कोई कामों को ऐसा मान लो कि डिस्टर्ब करता है, तो फिर क्या करेगा, न्यायालय उसको रोकेगा। यानी कि केंद्र और राज्यों को संविधान द्वारा विभाजित किया गया, लेकिन यदि केंद्र और राज्य अपने क्षेत्र विषयों की सीमाओं का उल्लंघन करें तो फिर कार्य संचालन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच में समय समय पर उठने वाले जो विवाद हैं उनका समाधान न्यायपालिका ही करता है। समझ गए? ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। But if the center and the state violate the boundaries of their territories and subject, then it will be difficult to conduct business. तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर राज्य और केंद्र सरकार आपस में लड़ेगी तो फिर देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो therefore only the judiciary can solve the disputes that arise from time to time between the center and the states and the states. ठीक है, मैं आपको बता दूं ये ऐसी कंडीशन कहाँ पैदा होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग गवर्नमेंट हो, सॉरी केंद्र सरकार अलग पार्टी की सरकार हो और स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर हमेशा ऐसे डिस्प्यूट पैदा होते ही रहते हैं। कैसे कि जैसे यहाँ पर कह दिया कि केंद्रीय विद्यालय की राज्य वाला कोई स्टेट ये प्रॉब्लम लेके जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि हमारे राज्य के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, अगर वो, क्योंकि वो हाथ में किसके हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होगी, वरना नहीं होगी। और वो मुश्किल, अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार है तो मुश्किल होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है बेसिकली। और भी जो ट्रेनें हैं, कई देश आप 5 एक्सप्रेस ट्रेनें हमें हमारे स्टेट केंद्र को भी दीजिए, आप सुपरफास्ट दीजिए। 5 सुपरफास्ट ट्रेन की मांग करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से वो नहीं करती तो आपस में विवाद हो जाते हैं, डिस्प्यूट काफ़ी चलते हैं, चाहे वो पानी के मुद्दे हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के मुद्दे हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, वो वाली बात है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या होता है? फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है, मतलब न्यायालय में होता है।
फिर ये हो गया, इसलिए ऐसे विवादों के समाधान की दृष्टि से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति बहुत उपयोगी है कि नहीं। अब इतने बड़े बड़े विवाद अगर मिट देती फिर तो पावरफुल है, बहुत यूज़ है इसका। और न्यायिक पुनर्वलोकन ने समय समय पर, 2 बार समय समय पर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की है तथा ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ये। तो इसमें थोड़ा सा रह गया होगा। Therefore, the power of judicial review is very useful for resolving such disputes। वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इतने बड़े डिस्प्यूट को मिटती है। और लास्ट दूसरा पॉइंट है इसका, जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन टाइम टू टाइम प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन एंड डिक्लेयर्ड सच लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। अब बताओ, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब होते हैं या फिर उनका कोई वायलेशन करता है तो उसको नहीं होने देता ये न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। कौन? जुडिशियल रिव्यू का मतलब यहाँ पर न्यायपालिका से मतलब है, यानी कि यहाँ से जुडिशरी से मतलब है। तो इतनी बड़ी अगर पावर है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, सबके लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है सबसे लास्ट, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब देखो अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने इसके बाद में एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। जो 1 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 1 लाइनर की तरह ही होता है, लेकिन थोड़े ऑप्शन होते हैं उसमें आपके पास में। क्वेश्चन 19 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और संसद के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखी है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बताना है आपको, राइट ए नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत की जो संसद है और जो हमारा जुडिशरी, उनके बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको लेना है। तो देखो, आपको पता है कि सरकार के, मैंने आपको 3 अंग बता रखे, 3 अंग होते हैं अपनी सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन तीनों को डिफरेंट काम दिए गए हैं, सब अपना अपना सेपरेट काम करते हैं, सबको अलग अलग पावर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बीच में रिलेशन क्या अपन देखते हैं। तो देखो, संसद का मतलब विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, एक ही बात है, वो संसद है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, मतलब ऊपर है, बेस्ट है, समझ गए। यानी कि द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इज मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात अपन ने किसकी कर दी? विधायिका की, संसद की। अब बात करते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव की। तो कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है। भाई जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई अलग गलत कानून आ गया, कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कानून आ गया, ठीक है, तो उनको खत्म कर देगी, उन डिस्प्यूट को खत्म कर देगी कौन? न्यायपालिका, है ना। तीनों आपस में अलग अलग रिलेशन है, तो तीनों का आपस में संबंध है और तीनों के पास में अलग अलग काम करने की पावर है, शक्ति है, ठीक है। और ये सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कौन? न्यायपालिका, कि क्या बनाए गए कानून संविधान के लिए अनुकूल है, सही है, ठीक है, बहुत ईजी है। यानी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग देम व्हाइल द जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान के लिए सही है या फिर उनके अनुकूल है या नहीं। इस तरीके से तीनों के आपस में अपने काम बता दिए। अब मेरी बात को ध्यान समझना है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तीनों के बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तीनों के बीच में, या फिर ऐसा आ जाए कि इन तीनों के एक एक काम बताओ, या फिर आ जाए कि तीनों क्या क्या करते हैं, बस 1 नंबर में ये आंसर वैसे बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अलग से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको आंसर ये स्टार्टिंग में 3-4 लाइन ही लिखनी है, ठीक है, बस। और फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन वापस उन क्वेश्चन पर ही, कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद हम ये देख रहे हैं, देखो रिलेशन देख रहे हैं भाई। अपन किसी की भी चीज़ के जब संबंध देखते हैं ना, संबंध, रिलेशन, तो अपन ये देखेंगे दोनों के बीच में कितने मधुर संबंध है, या फिर किन किन के बीच में, दोनों के बीच में विवाद है, डिस्प्यूट है। सब संबंध तो सारे देखे जाएंगे, खारे और मीठे दोनों, ठीक है। तो खारे मीठे दोनों देखेंगे। ये वाले तो ऐसे ही बता दिए अपने, तीनों ये काम करते हैं। अब अपने देखते हैं कि क्या कहाँ दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी है। कैसे? कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया था, ठीक है। आपको पता है अपना संपत्ति का अधिकार हट गया, ठीक है। वो मैं आपको राइट्स वाले चैप्टर पढ़ा चुका, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो हुआ क्या था कि जैसे संविधान लागू हुआ था तो संपत्ति के अधिकार पर विवाद खड़ा हो गया कि नहीं, संपत्ति के अधिकार पर रोक लगनी चाहिए, या फिर जो टैक्सेस सेशन जो आया कि इतने लाख पर टैक्स लगना चाहिए, वो सब कुछ सिस्टम आया, तो इस पर एक विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। डिस्प्यूट चला तो संसद संपत्ति रखने के अधिकार के कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी। मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका हैं, वो तो कुछ
प्रतिबंध लगाना चाह रही थी कि इन पे कुछ बॉन्ड लगाना चाहती थी कि इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन ए कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रेस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी। इस पर एक विवाद खड़ा हो गया, ठीक है, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इसलिए फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ये चाहती थी कि द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। वो कुछ ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती थी, जो अभी लागू है कि भाई 5 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर इतना % लगेगा, इसके ऊपर इतना % लगेगा, वो सब सिस्टम है। तो वो टैक्स का सिस्टम ये पार्लियामेंट यही चाहती थी, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, ठीक है। तो भूमि सुधारों को लागू किया जा सके क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आएगा भाई, जैसे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, वरना सरकार के पास पैसा आएगा टैक्स है। टैक्स सरकार किससे चलती है, जनता के टैक्स से ही तो चलती है, और सरकार किससे चलती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में कंप्लीट पैसा जनता का टैक्स है, जनता के द्वारा दिया गया कर है, या फिर वो खुद कुछ टैक्सेस लगा देती है, या फिर जो भी ये टोल वगैरह, मतलब कुल मिला के टैक्स का ही पैसा है। तो उन सब पैसा आएगा तो भूमि सुधार के लागू काम किए जा सकेंगे, ठीक है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। न्यायालय ने ये कि देख नहीं, आप कह रहे हो कुछ रेस्ट्रिक्ट लगाना चाहिए, लेकिन आप इनके ये फंडामेंटल राइट का इशू है, आप रोक नहीं सकते इसको, ठीक है। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है वो 7वां हमारा फंडामेंटल राइट था, 7वां हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। हालांकि बाद में उसको एक कानूनी बना दिया, खत्म नहीं किया उसको, खत्म तो किया ही नहीं, उसको एक कानूनी बना दिया, है ना, जो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। पैसा कितना कमाओ इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कितना ही पैसा कमाओ कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसके फिर अगर ये कुछ लिमिट से ऊपर कमाओगे तो उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बस इतना सा है, उसको कानूनी बना दिया। अब ये चीज़ तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ उनकी बात चली थी। अब एक लेते हैं कि संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। क्या क्या मुद्दे थे कि जिनमें केंद्र यानी कि सेंटर के बीच में और जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में विवाद खड़े होते हैं, ठीक है। यानी द फॉलोइंग इश्यूज वर एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। तो अपन देखते हैं कि केंद्र के, सेंटर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो पार्लियामेंट के और जुडिशरी के यानी कि संसद के और न्यायपालिका के बीच में विवाद होते हैं। पहला तो यही है कि निजी संपत्ति के अधिकारों का दायरा क्या है, इस पर विवाद होता है दोनों के, कि निजी संपत्ति का दायरा का मतलब कितना कमा सकता है कोई। जैसे कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग, इतना पैसा है कि वो मतलब उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जो चाहे कंपनी खरीद सकते हैं, इतना पैसा भी है ना, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला, जितने भी हो, उनके पास अथाह संपत्ति है। तो निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, ये हमेशा विवाद चलता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ लिमिट है कि नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, ठीक है, ये भी बताइए, इस पर भी उनका डिस्प्यूट चलता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू यहाँ पर करटेल, करटेल ब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, इस पर भी विवाद है। तीसरा, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, कितना आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, उसका दायरा क्या है वो बताओ। यानी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चौथा, क्या संसद नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनको लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते, है ना। यानी कि कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज एब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो अपने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पहले नीति निर्देशक तत्व, वो वाली बात है। तो ये ऐसे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक, है ना, अलग से पूछ सकता है कि संसद यानी पार्लियामेंट और न्यायपालिका के बीच में कौन कौन से ऐसे विवाद है, डिस्प्यूट है जो चलते रहते हैं। चारों क्वेश्चन सीधे सीधे याद कर लेना। हालांकि फाइनल इसमें जो भी विवाद डिस्प्यूट चलते हैं उनमें जो लास्ट रिजल्ट क्या आता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही लास्ट रिजल्ट होता है, हमेशा ही ध्यान रखना। केंद्र सरकार कुछ भी कर ले चाहे, ठीक है, फाइनली जो रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, जो होगा वो उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये चारों क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे विवाद हैं, 4 है ना, वो चारों अलग से पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं और एक साथ। 3 बातें बता दी, ये अलग से हैं, ये अलग से हैं, पूरा एक साथ भी आ सकता है, सब कुछ बातें, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और है। हाँ, अब देखो, अब इस आंसर की शुरुआत हुई 1973 केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा था ये। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज करवा दूं। केशवानंद भारती मुकदमा, ठीक है, यानी कि केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य,
ठीक है, हालांकि आपको नहीं लिखना था लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। किसके वर्सेस हुआ था ये? ओपोजिशन, सामने कौन थे? केरल स्टेट, ठीक है, केरल राज्य। ये था केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और इन केशवानंद भारती किसी इंसान का ही नाम है, ठीक है। उन्होंने इस केस में जो ये वाद हुआ था 1973 में ये वाद हुआ था। 1970 वाद का मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। इस केस में ये कहा गया था, देखो थोड़ी छोटी मोटी बात बता दूं कि आज तक का सबसे बड़ा केस है, आज तक की सबसे बड़ी बेंच या पीठ बैठी थी इस केस के अंदर। कैसे कि जैसे कोई भी केस लड़ा जाता है तो उसमें कुछ न्यायाधीश जजेस बैठते हैं, ठीक है, कि भाई इस केस की सुनवाई 2 जज करेंगे, 2 जज की बेंच करेगी, 4 जज की बेंच करेगी, 5 जज की बेंच करेगी। वैसे ही इसके अंदर 13 जजेस बैठे थे, ठीक है, 13 जजेस की बेंच बैठी थी पहली बार, पीठ। आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, आज तक की सबसे, और अंतिम लास्ट अभी तक इतना बड़ा कोई केस, इतनी बड़ी बेंच या पीठ बैठी भी नहीं है अभी तक। तो 13 न्यायाधीश इसके अंदर बैठे थे। और उस टाइम पर जो CJI थे वो थे MM सीकरी, ठीक है, MM सीकरी उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जो इसके अध्यक्ष मान लो, चाहे मेन मान लो, वो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 13 जजेस की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी आज तक की। 1973 के अंदर ये वाद हुआ था और इसका जो रिजल्ट घोषित किया गया था वो किया गया था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था। और निर्णय क्या दिया था उस टाइम पर? 24, 25 और 26, 24, 25 और 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 24वां, 25वां और 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था। और उसी टाइम पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी संसद है, ध्यान से समझना, ये वाली बात कही थी कि न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान एक ढांचा है, भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो, संविधान संशोधन कर सकते हो। और इसीलिए तीनों संविधान संशोधन हुए थे उस टाइम पर, पूरी बात को समझना है। इस डिसीजन में यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के मूल ढांचे में जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है 395 आर्टिकल, उसको आप नहीं छेड़ सकते। हाँ, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो कुछ जोड़ सकते हो, उसे बोला जाता है संविधान में संशोधन। हटा नहीं सकते कुछ भी, कुछ नया जोड़ सकते हो, जैसे 390, जैसे 3 आर्टिकल 137A, 137B, C, G, D ऐसे जोड़ दो, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन करना बोले गलत नहीं है, इसी में कहा गया था, इसी में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना सही है, गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। अब समझ में आ गई? थोड़ी सी बातें साइड में लिख लेना, कहीं छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो 1973 के केशवानंद भारती मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान एक ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संसद हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। यानी कि इन 1973 केशवानंद भारती केस, द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट कैन वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, फिर न्यायालय ने इसी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे उस टाइम। न्यायालय ने 2 और काम किए। क्या क्या किए? पहला कि संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दा, सबसे विवादास्पद उस टाइम का मुद्दा क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। उस मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यदि मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इस ध्यान रखना, उसने क्या कहा कि यह मूल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा नहीं है। कौन? संपत्ति का अधिकार, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका एक पार्ट है, 7वां, अलग से कोई उसका मेन नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आप समझ गए। इतनी देर, थोड़ी सी देर पहले वाले बोर्ड में अपने एक बात पढ़ी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, मूल अधिकार के अंदर आता है और आप इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते। कहा था ना अभी, जस्ट मैंने पहले कहा, आपको समझाया था, बिल्कुल ठीक। फिर स्टडी हुई, फिर पता चला कि यार बात सही है। कब? केशवानंद भारती केस के बाद में ये डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मूल अधिकार का पार्ट तो है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता, मतलब हमारे जो संविधान है ना उसके मूल ढांचे में नहीं आता, इसलिए इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
तभी तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया, एक लीगल एक्ट बन गया, समझ गए, राइट, लीगल राइट बन गया। तो वो इसीलिए बना था, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या कहा कि द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स। फर्स्ट, इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी, द डिस्प्यूट इशू, बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड इशू था ये, वॉज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली एवरेज, मतलब थोड़ी बहुत इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सेकंड, न्यायालय ने 2 काम बताया ना मैंने, पहला तो ये, दूसरा ये कि न्यायालय ने ये निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा। अब एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर अपने पास रख ली, ये वाली, ध्यान से समझना, ये वाली पावर, ठीक है, ये वाली न्यायालय ने क्या पावर रखी कि न्यायालय ने ये निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा, कोई भी इशू बेसिक स्ट्रक्चर का अगर पार्ट है, मूल ढांचे का अगर हिस्सा है तो है या नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये न्यायालय ने ऐसा कह दिया कि अगर कोई भी पार्ट संविधान के मूल ढांचे का भाग है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये बहुत बड़ी पावर रख ली सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस, कौन सी, कि द कोर्ट रिजर्व्ड टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूशन, है या नहीं, वो अपने पास पावर रख ली। और इसी पावर की बदौलत इसने ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया 1979 में। इसी अधिकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 से हटा लिया और इससे एक शासन के इन 2 अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई, समझ गए। अब शासन के जो 2 अंग है, कौन से, कि संसद और ये जुडिशरी, अपन इसी की बात करें अभी, तो इनका नेचर अब चेंज हो गया, प्रकृति बदल गई। कैसे, कि ऐसे मुद्दे जो संविधान के मूल ढांचे के हो, उस टाइम पर पार्लियामेंट या संसद कुछ नहीं कर सकती, जो जुडिशरी न्यायपालिका कहेगा वही लास्ट होगा। कब, 1979 के बाद। समझ में आ गई, बेहद आसान है। यानी कि इन दिस राइट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1979 एंड दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में ये संपत्ति का अधिकार हट गया, मतलब मौलिक अधिकार से इसको हटा लिया गया और ये एक लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार बन गया, और कुछ इस पर रेस्ट्रिक्शन लग गए, इतने के बाद इतना टैक्स, इतने के बाद इतना टैक्स, वो सब जानते हो आप। फिर नीचे थोड़ी सी बातें और लिखते हैं कि दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु हैं, जैसे कि क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर सकें, उसे नियंत्रण कर सकती है क्या, यानी कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, ये जो भी कार्रवाई करता है उसका नियमन या फिर उसमें कुछ इंटरफेयर कर सकती है क्या, ध्यान से समझना। सम इश्यूज रिमेन लाइक कैन द जुडिशरी इंटरवेन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। ये कुछ ऐसे इश्यू है जो पीछे छूट गए। एक तो ये कि कर सक, अभी तक इस पर कोई बहस नहीं हुई है, क्या पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच कुछ बिंदु जो छूट गए, ध्यान रिमेन है, बच गए, ठीक है, कुछ बिंदु बच गए जो रिमेन पीछे रह गए, जिन पर अभी तक कोई बहस नहीं हुई, वो ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा, लिख देना अलग से आंसर, ठीक है। दूसरा, संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने की शक्ति है, ठीक है, ये पावर भी है कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर ऑफ गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपीज होते हैं, एमपी के जितने मेंबर होते हैं ना, उनको रेगुलेट कौन करती है, संसदित करती है, पार्लियामेंट करती है, वहाँ पर कोई ये जुडिशरी नहीं आता, तो इस पर भी कोई बात नहीं हुई। बात नहीं का मतलब इसमें दोनों में क्या रिलेशन हुआ, फिर ये तो सिर्फ एक तरफा हो गया, एक तरफा का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट संभाल रही है, तो इस पर भी अभी तक कोई बात नहीं हुई कि क्या किसी के साथ में अगर व्यवहार सही नहीं हो रहा तो क्या जुडिशरी उसमें इंटरफेयर कर सकती है, नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ा बहुत इशू इस पर बात नहीं हुई। ये 2 बातें लिख देना जिस पर जो पीछे बच के कुछ विवाद। फिर नीचे लिख दिया अपने कि संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। अपने पहले पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सा भी जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, उसका कोई भी उनको आप संसद के अंदर उन पर कोई बात नहीं होगी ना, उनको हटाया जा सकता, बड़ा मुश्किल हटाना, वो अपने पूरी बातें पढ़ ली, ये भी है। लेकिन अपने लिख तो दिया कि आचरण में संसद पर चर्चा ही नहीं करना, संसद पर बात ही नहीं कोई करेगा, कोई पार्लियामेंट के अंदर कि फलां जज या फलां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो ऐसा है, चर्चा ही नहीं करोगे, इतना बड़ा वो पद है। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन फिर भी आगे देखो, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की
विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई है। जैसे अभी जो ये विवाद, अभी जो मुद्दा आया था, ये मतलब एक डिसीजन आया था, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का, बाबरी मस्जिद मान लो, चाहे राम मंदिर वाला मुद्दा जो आया था, इस पर भी पार्लियामेंट के अंदर या फिर राज्यों की विधानसभाओं के अंदर, स्टेट की विधानसभाओं के अंदर ये ऐसा उंगली उठाते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही न्याय नहीं करा, ऐसी बातें करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट डिसीजन होता है, संविधान में लिखा हुआ है, उसके बावजूद ऐसे मुद्दे लोग उठाते हैं जो कि गलत है। यही बात लिखना है अपन, ठीक है। हालांकि उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। तो दोनों एक दूसरे, अब न्यायपालिका भी कभी कभी उनकी आलोचना करता है, किनकी, कभी पार्लियामेंट की तो कभी विधायिका की, सॉरी विधानसभा की। तो इन मुद्दों से ये पता चलता है, स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में सरकार की एक अंग दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना ज़रूरी है। अगर आप आरोप लगाओगे तो आप पर भी आरोप लगेंगे, इसलिए दोनों को रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ये भी मैं लिख देते थोड़ा कि देयर हैव बीन several instances where the parliament and state legislature had cast aspersions on the functioning of the judiciary. Similarly, the judiciary too has criticized the legislatures. वो भी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, इस पर भी जुडिशरी भी लेजिस्लेचर पर आरोप लगाती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे चलता है। तो दीज इश्यूज इंडिकेट, इन सब मुद्दों से पता चलता है, स्पष्ट होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अदर्स। इसलिए इस चीज़ से पता चलता है कि इस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक दूसरे पर आरोप लगाना या फिर एक दूसरे का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत कुछ सीखा हुआ है चैप्टर से आपने। अपना चैप्टर कंप्लीट होता है आज, और अब आपको एक MCQs का वीडियो मिलेगा जो कि हर बार अपना सिस्टम है। इसके बाद में एक MCQs का वीडियो होता है, उसके बाद में आपका टेस्ट होता है। तो ये प्लानिंग इस तरीके से आपको करनी है। टेस्ट देना है, MCQs वाला टेस्ट भी देना है, और वो जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो भी देना है। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, MCQs की अलग प्लेलिस्ट है और टेस्ट जो होते हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। उनमें जाके आपको आराम से टेस्ट देना है और अपना रिवीजन करना है, नोट्स मेरे साथ के साथ बनाने हैं, ठीक है। ओके।